हे भगवान, ये लड़की है या चलती फिरती मेकअप की दुकान। जब देखो तब आईने के सामने खड़ी रहती है। अरे क्या मम्मी, तुम भी मेरे मेकअप के पीछे पड़ी रहती हो। देखो तुम्हारी बेटी तैयार होने के बाद कितनी खूबसूरत लगती है। बेटा, बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती है, इंसान को अंदर से सुंदर होना चाहिए। माँ, आजकल इनर ब्यूटी की कोई पूछ परख नहीं है। इंसान का बाहर से खूबसूरत दिखना ज्यादा जरूरी है। तेरे से तो बहस करना बेकार है। कल तुझे देखने वाले लड़के आ रहे हैं, अच्छे से तैयार हो जाना। अपनी माँ की बात सुनकर रोहिणी जोर जोर से हंसने लगी। माँ गुस्से में उसकी ओर देखकर बोली, क्या हुआ, पागल वागल हो गई है क्या? इस तरह क्यों हंस रही है? माँ, अभी आप मुझे इनर ब्यूटी का ज्ञान दे रही थी और अब आप ही मुझे अच्छे से तैयार होने को बोल रही हैं। 25 वर्षीय रोहिणी एक एमएनसी में जॉब करती है। हर काम में होशियार रोहिणी की कमजोरी मेकअप है। उसे हर वक्त मेकअप में रहना बहुत पसंद है। आज उसे देखने के लिए अनिल, उसकी माँ और बहन आए थे। उन्हें पहली नजर में ही रोहिणी पसंद आ गई थी। हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब आप बताइएगा, आपकी क्या इच्छा है? बहन जी, वैसे तो हमें भी आपका परिवार और लड़का दोनों पसंद है, मगर हमारी बिटिया वैसे तो हर काम में होशियार है, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। मगर इसे मेकअप करने का बहुत शौक है, वो बिना मेकअप के नहीं रह सकती। अरे तो क्या हुआ, बहू बेटी तो मेकअप करती हुई अच्छी लगती है। लक्ष्मी की तरह बन संभर कर रहे तो घर में लक्ष्मी आती है। हमें उसके मेकअप करने से कोई ऐतराज नहीं। और ऐसी लड़की जिसे मेकअप करने का शौक हो, वो मेरी भाभी बनकर आ जाए तो मेरी भी मौज हो जाएगी। मुझे भी सब कुछ सीखने को मिलेगा। दोनों परिवार की रजामंदी से रोहिणी और अनिल की शादी हो गई। अब रोहिणी अपने ससुराल आ गई थी और अपनी होने वाली सास से मेकअप का अप्रूवल मिलने के बाद रोहिणी और भी ज्यादा मेकअप करने लगी थी। मेरी बहू कितनी खूबसूरत लगती है पूरे मोहल्ले में। कोई और दूसरी इतनी सुंदर बहू नहीं है। हाँ माँ, वो तो है, भाभी बहुत खूबसूरत है। तभी तो तेरा दिल आ गया था इस पर। इस पर अपने पति के मुंह से अपनी तारीफ सुन रोहिणी बहुत खुश हो गई। हमेशा ऐसे ही बन संवर कर रहना। अब तो रोहिणी घर के सारे काम खत्म कर अपना मेकअप करने लग जाती है, क्योंकि घर में किसी को काम के लिए शिकायत का वो मौका नहीं देती, तो कोई उसे रोक टोक भी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने नाखूनों में नेल पेंट लगा रही थी कि उसने देखा उसका एक नाखून खराब हो गया था। अरे ये क्या, किचन में काम करते करते मेरा ये नाखून खराब हो गया। अब तो मुझे नेल एक्सटेंशन कराने होंगे। माँ जी, क्या मैं पार्लर जाऊं? मुझे मैनिक्योर कराना है। हाँ बेटा, चली जा और ये पैसे भी ले जा। वैक्स, फेशियल सब कुछ करा लेना, मेरी जान सी बहू। ये कहते हुए उन्होंने रोहिणी के हाथ में पैसे रख दिए। रोहिणी ये देख बहुत खुश हो गई। बड़े मजे से वो पार्लर में टाइम स्पेंड कर वो जब घर लौटी तो उसकी खुशी चंद पल की ही थी। घर पर कुछ मेहमान थे। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। ये तुम्हारे पापा जी के दोस्त का परिवार है, तुम्हारी शादी पर नहीं आ पाए थे, अब तुमसे मिलने के लिए आए हैं। इन सब के लिए तुम खाने का बंदोबस्त करो। सास की बातें सुन मेहमान की तरफ वो देखने लगी। कुल 7-8 लोग थे और घर के 4 लोग, 12-13 लोगों का खाना अकेले बनाना था। ये सोचकर ही उसके पसीने छूट गए। वो किचन में काम कर रही थी। आटा सानने में उसका एक नाखून और टूट गया। तेरी की, ये नाखून टूट गया और पूरा फेशियल पसीने में बह गया। मैं अभी अभी पार्लर से आई और पूरे पैसे बर्बाद हो गए। इन मेहमानों को भी अभी आना था क्या? बड़बड़ करते हुए रोहिणी ने सब लोगों के लिए खाना तैयार किया, मगर खाना तैयार करते करते उसके चेहरे की हालत खराब हो गई। पूरा मेकअप बह गया और उसकी शक्ल नजर आने लगी। अरे हम तो इनकी बहू की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, मगर हमें क्या पता था कि आपकी बहू की खूबसूरती केवल ऊपरी दिखावा है। और नहीं तो क्या, देखो पूरा मेकअप पसीने से बह गया। शक्ल तो कैसी नजर आ रही है।
ये शायद बहू नहीं बल्कि पार्लर की चलती फिरती दुकान थी। अरे ऐसे ही लोग जो सुंदर नहीं होते अपने पति के पैसे पार्लर में उड़ाते हैं। बातें करते हुए मेहमान हंसने लग जाते हैं। सारी बात रोहिणी ने सुन ली और उसके आंसू आ गए। ऐसा नहीं था, किसी ने पहली बार उसे पार्लर की चलती फिरती दुकान कहा था, मगर ससुराल में ऐसा उसे पहली बार किसी ने कहा था। उसे बुरा बहुत लगा। वो ऐसे ही बिना मेकअप के ही सुंदर लगती थी, तो उसने सोच लिया था कि अब वो मेकअप नहीं करेगी। अगले दिन रोहिणी अच्छे से तैयार हुए अपने कमरे से बाहर आ गई। अरे रोहिणी, क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कैसी बुझी बुझी से लग रही है। हाँ माँ, ये कल रात से ऐसे ही उदास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी को उन मेहमानों की नजर लग गई हो सकता है कल इतने सारे लोगों का खाना बनाया तो थक गई है। सभी लोग रोहिणी के उदास होने की वजह से परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उदास क्यों है। रोहिणी ने भी किसी को कुछ नहीं बताया, मगर अब वो पहले की तरह बन सवर कर नहीं रहती थी। न जाने रोहिणी को क्या हो गया। हंसती मुस्कुराती मेरी बहू को किसकी नजर लग गई। तू ऐसा कर, तू इसे बाहर घुमा कर ले आ, थोड़ा चेंज हो जाएगा। अपनी माँ के कहने पर अनिल रोहिणी को लेकर मूवी और रेस्टोरेंट का प्लान बनाने लगा। रोहिणी भी बेमन से तैयार हो गई। अरे क्या भाभी, आप तैयार होकर नहीं आई? अरे तैयार ही तो हूँ। तुम ऐसे घूमने जाओगी बिना कोई मेकअप किए? क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? मैं वैसे भी तो यूं ही घूमने जा रहे हैं, कौन से शादी पार्टी में जा रहे हैं। हर वक्त मेकअप करना जरूरी तो नहीं। वैसे भी मेकअप बहुत महंगा आता है, ऐसे ही पैसे खर्च करना कौन सी समझदारी है माँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने कमरे में चली गई। उसे रोता हुआ देख सास और अनिल दोनों का मन खराब हो गया। माँ, किसी ने उसे कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैं तो खुद ही परेशान हूँ कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। माँ, कल ही मैंने देखा था भाभी अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने मेकअप के सामान को निहार रही थी, मानो वो मेकअप करना मिस कर रही हो। मैं अभी उससे बात करती हूँ। मुझे तो वो हंसती मुस्कुराती रोहिणी चाहिए। उसकी मुस्कान मैं वापस ला कर ही रहूंगी। ये कहते हुए रोहिणी के वो कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि वो अभी भी अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई अपने मेकअप के सामान को देख रही थी। रोहिणी, जी मम्मी जी, आप यहाँ? कुछ चाहिए था क्या आपको? हाँ, और वो तू ही दे सकती है। हाँ बोलिए। मुझे मेरी रोहिणी वापस दे दे। मैं कुछ समझी नहीं। तुझसे मेकअप को लेकर कोई बात की है? कोई ऐसी बात जो तेरे दिल पर लग गई हो? मगर मैं तो ये कहूँगी, इंसान को वही करना चाहिए जो उसका दिल कहे, जिसमें उसकी खुशी हो। और मुझे पता है तेरी खुशी ये मेकअप का सामान है। मुझे बन सवर कर तुझे देखना अच्छा लगता है ना? हाँ, पसंद है। फिर किसी के कुछ भी कहने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है कि तू बिना मेकअप के अच्छी नहीं लगती, मगर वो तेरा शौक है और मैंने अपनी बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं किया, तो आज भी यही कहूँगी, वो कर जो तुझे पसंद है। आपने सच ही कहा माँ। मैंने किसी की कही हुई बातों को ज्यादा ही सीरियस ले लिया, मगर अब और नहीं, मैं वो ही करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है। ये हुई ना बात। आप अनिल को बोलो मैं बस 2 मिनट में आई। ये कहते हुए रोहिणी तुरंत मेकअप करने लगी। उसके चेहरे पर आज मेकअप से ज्यादा खुद की खुशी की रौनक थी। ये हुई ना बात। आज लग रही हो वो ही रोहिणी जो शादी होकर आई थी। अनिल की बातें सुन रोहिणी शर्मा जाती है और सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। मनोहर, तुम्हारी ये सोनाली तुम्हें बहुत याद करती है। काश कि तुम जिंदा होते तो आज हम दोनों अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाते। शादी करके हम अपना एक छोटा सा घर बसाते। काश कि तुम जिंदा होते मनोहर। सोनाली के हाथ में जो एक जवान लड़की की तस्वीर है, वो सोनाली की जवानी का प्रेम है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी वहाँ सोनाली की सौतेली बेटी कविता आती है, तो कविता को देखकर सोनाली मनोहर की तस्वीर छुपा लेती है। माँ, भाई आ गए हैं, चलिए हम सब खाना खाते हैं।
सोनाली कविता के साथ नीचे घर में आती है तो घर में सोनाली का सौतेला बेटा रोहन और बहू जानकी थी। सोनाली रोहन और कविता की सौतेली माँ है। रोहन की असली माँ की सालों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। तभी रोहन के पिता ने सोनाली से शादी की थी और शादी के कुछ ही महीनों बाद रोहन के पिता की भी मौत हो गई थी। अब सोनाली और मनोहर के प्रेम के बारे में घर में किसी को भी नहीं पता था। न किसी ने कभी मनोहर की तस्वीर देखी थी। माँ, ऊपर क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं बेटा, चलिए हम सब खाना खाते हैं। सोनाली इन सौतेले बच्चों को सगी माँ से बढ़कर चाहती थी। रोहन इसी शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है। 2 दिन बाद कविता अपनी सहेली पायल के साथ पास के गांव में अपनी एक सहेली रिया की शादी में आती है। तो वहां उसकी मुलाकात एक महेश नाम के अमीर लड़के से होती है जो मनोहर का हमशक्ल है। आपकी शादी हो गई कविता जी? जी नहीं, आपकी हो गई? नहीं, अब तक ऐसी कोई मिली नहीं जो इस दिल को भा जाए। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और यहाँ दोनों की दोस्ती हो जाती है और बातों बातों में ही दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। एक दिन कविता छत पर महेश से फोन पर बात कर रही थी। कविता, मुझे लगता है अब हमें अपने रिश्ते के बारे में अपने अपने परिवार वालों को बता देना चाहिए। हाँ महेश जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। माँ, भाई, मुझे आप सबसे एक बात करनी है। हाँ बिटिया, बोलो क्या बात है? माँ, मैं एक महेश नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। क्या? कौन है वो? भाई, वो पास के गांव में रहते हैं। पास के गांव में रहता है तो तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? वो रिया की शादी में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। महेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं। माँ, अमीर परिवार से भी हैं, अच्छी कंपनी में नौकरी करते हैं। मुझे महेश जी से ही शादी करनी है। अच्छा, तो वहां जाकर ये कारनामा करके आई तू? रोहन, हर बात में गुस्सा अच्छी बात नहीं है बेटा। माँ, मैं महेश जी से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है बिटिया, तू महेश को कॉल करके बोल कि कल वो अपने माता पिता के साथ हमारे घर पर आए। हम तुम्हारे रिश्ते की बात करना चाहते हैं। अगले दिन महेश अपने अमीर माता पिता हरीश मेनका को लेकर कविता के घर आता है तो महेश को देखते ही सोनाली की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मनोहर? मनोहर? कौन मनोहर? नहीं नहीं, कुछ नहीं। महेश की शक्ल मनोहर की तरह थी तो सोनाली महेश को ही देखी जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? मनोहर जिंदा है और आज भी इतना जवान। नहीं, ये मनोहर नहीं हो सकता है क्योंकि मनोहर की लाश तो मैंने खुद देखी थी। तभी दोनों परिवार में बातचीत होती है और 8 ही दिन में महेश और कविता की शादी हो जाती है। कविता पास के गांव में अपने ससुराल में थी और इधर सोनाली महेश के बारे में सोच रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोहर पिछले जन्म में मेरा नहीं हो पाया था तो शायद मेरे प्रेम की वजह से उसका दोबारा जन्म हुआ हो। हाँ, महेश मेरा मनोहर ही है, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। तभी सोनाली महेश को कॉल करती है। महेश फोन उठाता है। नमस्ते सासू माँ। मनोहर? महेश, कहाँ हो तुम? मैं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर हूँ। महेश, मुझे तुमसे मिलना है। क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? हाँ, मिल सकते हैं, पर क्या हुआ? वो मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी। ठीक है, कहाँ मिलना है? तुम्हारे गांव में जो वाटर पार्क है ना, तुम मुझे वहां आकर मिल सकते हो। ठीक है सासू माँ। सोनाली कॉल कट कर देती है। ये सासू माँ को मुझसे क्या काम आ गया? थोड़े समय बाद सोनाली महेश के गांव में एक पार्क में आती है। तभी महेश वहां आता है तो महेश को देखते ही सोनाली को कुछ कुछ होने लगता है। सासू माँ, चलिए हम घर चलकर बात करते हैं। कविता आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगी। नहीं, मुझे घर नहीं जाना है। मुझे तुमसे एक बात करनी है महेश। हाँ, बोलिए ना सासू माँ। महेश, तुम ये क्या कर रही है तू? सोनाली, ये महेश तेरा दामाद है और इसे तो अब तक पता ही नहीं है कि मनोहर कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे अपने पुराने जन्म के बारे में अभी कुछ याद ना हो? नहीं नहीं, मैं अभी महेश को मनोहर के बारे में नहीं बता सकती हूँ। मैं कुछ दिन इसके साथ समय बिताती हूँ,
इसे खुद ही याद आ जाएगा कि ये मनोहर है, मेरा प्यार। क्या हुआ सासू माँ, आप किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं दामाद जी, मुझे ना घर पर बहुत बोर लग रहा था तो मैं आपसे मिलने चली आई। हम चाय पिए? हाँ जरूर, चलिए। सोनाली अपने घर आती है और अपने कमरे में बैठकर काफी खुश होने लगती है। कितना सुकून मिल रहा है आज मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे आज मैंने दुनिया जीत ली हो। प्यार ऐसा ही होता है दोस्तों, जो किसी भी उम्र के इंसान को दीवाना बना देता है। रात का समय सोनाली महेश को कॉल करती है और घंटों उसके साथ बातें करती है। अब इसी तरह सोनाली रोज रोज महेश को कॉल करने लगी और उसके साथ घंटों हंसी मजाक करने लगी। एक शाम महेश अपने कमरे में था। ये सासू माँ को क्या हो गया? वो मुझसे इतनी बातें क्यों कर रही है? महेश भी सोनाली के बर्ताव को देखकर परेशान हो जाता है। अगले दिन आज संडे था तो महेश घर पर ही था। तभी सोनाली कविता के घर आती है। माँ आप? थोड़े समय बाद कविता, महेश और सोनाली तीनों घर की छत पर थे। कविता, मेरे लिए एक कप चाय ले आना। कविता नीचे घर में चाय लेने चली जाती है। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मेरा प्रेम, मेरा प्यार मेरे इतने करीब है और मैं उससे अपने प्रेम का इजहार भी नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे महेश को सब सच बताना ही होगा कि महेश मेरा मनोहर है। महेश, मैं। तभी सोनाली का पैर मुड़ जाता है। तभी महेश उसे पकड़ लेता है। अब सामने पड़ोस वाली मीनाक्षी अपनी खिड़की से ये नजारा देख लेती है। हाय दैया, ये क्या है? तभी मीनाक्षी जल्दी से इस अंदाज में दोनों का फोटो अपने मोबाइल में खींच लेती है। आप ठीक हो ना सासू माँ? आपको लगी तो नहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ दामाद जी। थोड़े समय बाद सोनाली अपने पर्स से एक मिठाई निकालती है। इस मिठाई में मैंने नशीली दवा मिलाई है, अब इसे महेश को खिला देती हूँ। सोनाली महेश को वो मिठाई खिला देती है। थोड़े समय बाद दोनों नीचे सबके पास आते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। महेश सोनाली के साथ बाहर आता है। दोनों महेश की कार में जाने लगते हैं। तभी महेश को दवाई का असर होने लगता है और उसे नशा चढ़ जाता है। ये क्या हो रहा है मुझे? ये दवाई ने तो असर दिखाना शुरू कर दिया। थोड़े समय बाद जब महेश की आंखें खुलती है तो महेश एक कमरे में कुर्सी पर रस्सी से बंधा हुआ था और उसके सामने सोनाली बैठी हुई थी। ये सब क्या है सासू माँ? मुझे यहाँ किसने बांध दिया? सासू माँ नहीं बल्कि जान कहो, मैं तुम्हारी जान हूँ मनोहर, तुम्हारा प्यार। क्या? कौन मनोहर? तभी सोनाली महेश को मनोहर का फोटो दिखाती है। ये देखो, पिछले जन्म में तुम ऐसे दिखते थे, तुम मेरा प्यार, मेरी जिंदगी थे और आज देखो मेरे प्रेम की ताकत से तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ। अब हम दोनों शादी करके हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। लगता है बुढ़िया पागल हो गई है। महेश अपने आप को कुर्सी से छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश करने लगता है। तभी सोनाली वहाँ एक पंडित जी को बुलाती है। पंडित जी, आप हम दोनों का ब्याह करवा दीजिए। ये क्या कर रही हो आप? मैं आपका दामाद हूँ। पंडित जी अपने मंत्र तंत्र पढ़ने लगते हैं। अरे पंडित जी, बंद कीजिए ये सब, ये महिला पागल है। पंडित महेश की एक नहीं सुनते। अब इधर रोहन जानकी कविता के घर आते हैं। सब परिवार वाले दोनों के लापता होने से परेशान हो चुके थे। तभी कविता के ससुराल में मीनाक्षी आती है। अरे तेरा पति अपनी सास को लेकर भाग गया, उन दोनों के बीच ना कुछ चक्कर चल रहा है। तभी मीनाक्षी अपने मोबाइल में दोनों का फोटो सबको दिखाती है। ये देखिए, ऐसे तो कोई सास और दामाद नहीं करते ना। ऐसा फोटो देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी सब दोनों को ढूंढने निकल जाते हैं। जैसे तैसे वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सोनाली महेश से शादी करने जा रही थी। तभी सब आकर महेश को खोलते हैं। अरे क्या पागल है क्या ये मुझसे शादी कर रहे थे। माँ, ये सब क्या है? तभी सोनाली सबको मनोहर के बारे में बताती है। ये मेरे मनोहर है जिनका दोबारा जन्म हुआ है। अरे मैं नहीं हूँ तुम्हारा मनोहर। तभी सारी बात जानकर कविता कहती है, माँ ये मनोहर नहीं है। अगर इनका दोबारा जन्म हुआ होता तो आज इनकी उम्र एक बच्चे के समान 10-12 साल की होती थी। महेश जी की केवल शक्ल आपके मनोहर से मिलती है, पर ये मनोहर नहीं है। तभी सब सोनाली को समझाते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए दामाद जी, की शक्ल देखकर मुझे मनोहर जी की याद आ गई और मैं प्रेम के जाल में अंधी हो गई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए दामाद जी।
अब सोनाली की मजबूरी समझकर सब उसे माफ कर देते हैं। उसके बाद से सोनाली ने महेश का चक्कर, उसका पीछा हमेशा के लिए छोड़ दिया था और मनोहर की तस्वीर को अपने जीवन की यादें बनाकर वो अपनी बहू और बेटे के साथ अपना जीवन बिताने लगी थी।